नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आपका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए एक हॉन्टेड कहानी, नाम किसकी छाया। कौन है वो? यह घटना एक साहित्यकार के जीवन में घटी थी, जो वो अपने ही कहानी में खुद को रख करके वो सुना रहे हैं। तो घटना इस प्रकार है। मैं एक साहित्यकार हूँ। मैं जिंदगी भर अकेला ही इधर उधर अपने घुमक्कड़ स्वभाव के कारण घूमता रहा। मेरे साथ अलग अलग जगह पे विचित्र विचित्र घटनाएं घटी, पर आज इतने दिनों भी याद सबकी याद धुंधली हो गई है। फिर भी बीच बीच में मुझे एक घटना बार बार याद आती है और बार बार उस घटना के विषय में सिर्फ एक ही बात याद आती है कि कौन था वो। क्या सचमुच ही आत्माएं होती हैं जिनकी अंतिम इच्छा पूरी ना हो तो वो आकर के अपनी इच्छा को पूरा करने की कोशिश करती हैं? आज भी उस पलाशपुर के जीर्ण शीर्ण घर के पास जाऊं और देखूं, पर जा नहीं सकता क्योंकि बहुत सी बाधाएं जीवन में हैं और ना ही मेरा उतनी दूर जाने का मन करता है। कभी जब सब दोस्त एक साथ बैठते हैं तो कुछ लोग उसके मेरे दोस्त जो हैं उनके उस घटना के बारे में पूछते हैं। यद्यपि मैं उस अतीत को अपने दफन कर चुका हूँ, फिर भी कभी कभी उसका ख्याल आता है। बार बार दिमाग में एक ही बात आती है, कौन था वह? किसकी छाया थी, या इंसान था, या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा था? तो चलिए आपको भी मैं पूरी घटना ही बताता हूँ। काफी दिन पहले एक साहित्य सभा में भाग लेने के लिए मैं पलाशपुर गया था। पलाशपुर के नवयुवकों ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ महासभा का आयोजन किया था। उनका उत्साह देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा सभा उन्होंने आयोजित की थी। समय अनुसार सभा खत्म हुई, किंतु खत्म होते होते काफी देर हो गई तो मेरा घर लौटना उस दिन संभव ना हो सका। इसलिए रात को वहीं रुकने का प्रबंध मेरा कर दिया गया। वहां का आतिथ्य देखकर ही मैं मंत्रमुग्ध हो गया। पलाशपुर का स्वच्छ ग्रामीण परिवेश वैसे ही मुझे मंत्रमुग्ध कर चुका था और जिस घर में रुका था उस घर के स्वामी का नाम था श्री हरिविलास। उन्होंने जिस तरह से मेरे रहने का प्रबंध किया और आतिथ्य किया, वो सब चीजों ने मेरे को एकदम मंत्रमुग्ध ही कर दिया। उन्होंने अपने घर के दूसरे तल्ले पर मेरे रहने का एक कमरे में प्रबंध किया। आम लोगों की से साधारणतया मेरी नींद कम ही है और दूसरी जगह पे मुझे जल्दी नींद नहीं आती। मैं काफी रात सभा से ही आया था, उसके बाद काफी रात तक मेरी आंख खुली रही और आंखें मूंदे में ऐसे ही बिस्तर पर लेटा था। रात के तकरीबन 2 बजे का समय था। मैं आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा हुआ है। इतनी रात गए कौन था? मैंने आंखें खोलकर देखा कि कहीं ये मेरा ख्याल तो नहीं, पर नहीं, ख्याल तो नहीं था। कोई मेरे पास सचमुच ही चुपचाप खड़ा हुआ था। मेरी आंखें खुली देखकर वह मुझसे बोला, बुरा मत मानना, मैं इतनी रात को आपके साथ बातचीत करने आया हूँ और डरिएगा नहीं। शाम को बहुत कोशिश की थी, बहुत चेष्टा की थी, किंतु आ नहीं सका, प्रवेश ही नहीं मिल सका किसी भी तरह से, इसलिए आपसे मिलने के लिए इतनी रात मुझे आना ही पड़ा। मैं हैरान, शब्द नहीं मेरे पास। फिर भी मैंने शब्दों को एकत्रित करके पूछा, किंतु भाई मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, कौन है आप? क्या है नाम आपका? नाम विनायक सेन है। मैं बचपन से ही साहित्य चर्चा में रचित रहा हूँ। मुझे साहित्य चर्चा का बहुत शौक है और मैं आपका बहुत बड़ा भक्त भी हूँ और आप बहुत ही महान है। मेरे लिए तो भगवान का दूसरा रूप है। आपकी जैसी साहित्य चर्चा कोई भी नहीं कर सकता कि अगर कोई मनुष्य अपने मन में कोई कामना रख करके मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसको कहीं शांति नहीं मिलती और अपनी इस कामना को पूरा करने के लिए उसे किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? विनायक की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उसकी बातों का जवाब क्या दूं। इतनी रात वह सिर्फ यही बात करने मेरे पास आया है। फिर भी मैंने कहा,
यह सब आलोचना करके अब तो कोई फायदा है नहीं, इसके अलावा और कोई दूसरी बात हो तो कीजिए। इसके बाद विनायक ने बहुत धीमे स्वर में कुछ बोला जो मुझे समझ नहीं आया, किंतु उसके आखिरी शब्द आज भी मुझे हूबहू याद है। वो मैं आपको बताता हूँ। उसने कहा, किसी को भी यह नहीं पता होता कि अंत में उसे क्या चाहिए, और सभी को अपनी अधूरी कामना लेकर के मृत्यु लोक में जाना पड़ता है, किंतु अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए उस आत्मा को मृत्यु लोक में आना भी पड़ता है। विनायक के मुंह से यह बात सुनकर मुझे उस समय हंसी आ रही थी और मैंने हंसते हुए ही कहा, आपको तो आज की सभा में आना चाहिए था, आप क्यों नहीं आए? आपका आना भी उचित बनता है। अच्छा बताइए तो, आपको क्या हुआ था, क्यों नहीं आया गया आपसे? हंसते हंसते विनायक बोला, क्यों नहीं आया? अरे क्यों नहीं आया? इतनी भीड़ में आता भी तो आपके साथ इतना अच्छा परिचय कैसे होता? आप मुझे कैसे पहचान पाते? इसे तो अच्छा ही हुआ ना कि मैं अभी चुपचाप आ गया, और देखिए आपसे बात भी कर रहा हूँ, और अभी किसी को पता भी नहीं लगेगा कि मैं आपके पास आया हूँ। यह तो ठीक ही है ना? बात सुनते सुनते मुझे नींद आने लगी थी। फिर मैंने कहा, यह सब तो ठीक है, पर अब आप यहाँ से जाइए, परिचय तो हो ही चुका है। अगर हो सके तो कल तड़के ही आ जाइए, क्योंकि कल सवेरे 9 बजे की ट्रेन है। अब मैं थोड़ा सा सोना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। यह मेरी एक कविता है, आप इसे जरूर पढ़िएगा। यह कहकर विनायक एक कागज मेरे हाथ में देकर चला गया। अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उस कमरे की सारी चीजें जो इधर से उधर, टेबल चेयर, सब जैसे अचानक तांडव करने लग गए हैं। मैं कुछ समझा ही नहीं। फिर अचानक विनायक की आवाज आई, अच्छा घबराइए नहीं, कुछ देर में सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। उसके बाद उसका कोई वाक्य, कोई शब्द मुझे सुनाई नहीं दिया। चारों तरफ शांति हो गई। मैं बहुत हैरान रह गया। मुझे लगा शायद विनायक को कोई मानसिक बीमारी है, जो रात नहीं तो रात के 2 बजे कौन कभी किसी से मिलने आता है। उसके बाद मुझे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई। कब सवेरा हुआ पता ही नहीं चला। हरविलास बाबू आए और वैसे पूछा कि आपको रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने कहा नहीं, किंतु रात के 2 बजे एक सज्जन पुरुष मुझसे मिलने आए थे। रात के 2 बजे? रात के 2 बजे कौन आ सकता है? हरविलास बाबू ने कहा। मैंने हंसते हुए कहा कि विनायक सेन नाम बता रहे थे। विनायक सेन? हरिविलास बाबू का चेहरा, हंसता हुआ चेहरा एकदम गंभीर हो गया। आपसे विनायक सेन मिलने आया था? विनायक? अरे वो कैसे आ सकता है? उसे तो मरे हुए 1 महीना हो गया है। बेचारा मर के भी शायद उसको शांति नहीं मिली। वह आपका बहुत बड़ा भक्त था और आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। सभा का आयोजन में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। वह आपके लिखने को बहुत पसंद करता था। तभी वहाँ जो लोग मिलने आए थे उनमें से एक ने कहा कि मरते वक्त विनायक ने एक कविता आपको उद्देश्य करके लिखी थी। वह कविता अपने हाथ से आपको देना चाहता था। यह रही वह कविता, यह लीजिए। विनायक की लिखी कविता जब मैंने अपने हाथ में ली तो उसकी लिखावट वैसे ही हूबहू थी जैसा कि कागज रात को विनायक मेरे हाथ में दे गया था। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा कैसे संभव है कि रात को जो विनायक मेरे हाथ में दे गया, हूबहू वही कविता, वही लिखावट, ऐसा कैसे हो सकता है? किंतु मैंने अपने आप को तुरंत संभालते हुए कहा, हरिविलास बाबूजी, आप मेरे जाने का प्रबंध कर दीजिए। रास्ते में पर भी यही सोचता रहा कि सचमुच वो विनायक सेन था, उसकी छाया, या उसकी आत्मा जो अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति के लिए मृत्यु लोक में दोबारा आई थी। यह घटना आज भी मेरे दिमाग में हलचल पैदा कर देती है।